चलो तो शुरू करते हैं। तो हमारी चल रही थी इकाई 6 और इकाई 6 का नाम था मुद्रा एवं बैंकिंग, जिसमें हमने मुद्रा चैप्टर पढ़ लिया, बैंकिंग चैप्टर पढ़ लिया और इस इकाई के अब हम आखिरी चैप्टर पर आ गए हैं, जिसका नाम है, हम ऊपर हेडिंग डाल देते हैं, अध्याय। अध्याय का नंबर तो हम डाल नहीं रहे हैं, डायरेक्ट नाम डाल रहे हैं। अध्याय का नाम क्या है? मुद्रा की पूर्ति, या हम बोल सकते हैं मुद्रा की आपूर्ति। पूर्ति बोलो या आपूर्ति बोलो, एक ही बात है। ये चैप्टर हमारे 3 दिन की क्लास का है, जिसमें आज हम मुद्रा की पूर्ति आपूर्ति क्या होती है और मुद्रा आपूर्ति की कौन कौन सी धारणाएं हैं, ये पढ़ेंगे। पहला दिन। दूसरे दिन हम पढ़ेंगे मुद्रा पूर्ति आपूर्ति की कैसे उसकी माप होती है, भारत में कैसे मापते हैं कि कितनी मुद्रा है, दूसरा दिन चला जाएगा। और तीसरी जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम मुद्रा पूर्ति या आपूर्ति के लिए आरबीआई कौन कौन से तरीके अपनाती है नियंत्रण करने के लिए, वो हम देखेंगे। तो इस तरह से 3 क्लासेस में हमारा मुद्रा की आपूर्ति चैप्टर भी कंप्लीट होगा और उसी के साथ हमारी इकाई 6 मुद्रा एवं बैंकिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो भाई, सबसे पहले तो बात होती है इस शब्द की, जिसका नाम है मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा की आपूर्ति। इसका मतलब क्या होता है, हम ये देखने वाले हैं। तो मुद्रा की आपूर्ति का सबसे पहले हम मीनिंग लिख लेते हैं। तो मुद्रा की आपूर्ति का मतलब क्या है? इसका मतलब है मुद्रा की आपूर्ति से आशय उस कुल मुद्रा से होता है उस कुल मुद्रा से होता है जो एक समय बिंदु पर समय बिंदु पर चलन में होती है। इसमें उस कुल मुद्रा को शामिल किया जाता है जो जनता के पास होती है। यह है मुद्रा की आपूर्ति का मतलब। अब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है मुद्रा की आपूर्ति से आशय उस कुल मुद्रा से होता है जो एक समय बिंदु पर, समय बिंदु मतलब एक निश्चित समय पर, हम एक दिन भी बोल सकते हैं कि एक दिन पर चलन में होती है। चलन में होती है मतलब वो चल रही होती है। चल रही होती है मतलब जैसे हम बैंक गए, पैसे जमा किए, हम बाजार गए, हमने पैसे खर्च किए, किसी को उधार दिए, किसी से उधार लिए, कोई वस्तु खरीदी, कोई वस्तु बेची, तो उसमें जो मुद्रा का लेन देन हो रहा है, उस मुद्रा के लेन देन होने को बोलते हैं मुद्रा का चलन में होना। यानी जब मुद्रा चल रही है, एक दूसरे के पास स्थानांतरित हो रही है, तो उसे कहा जाता है मुद्रा का क्या? चलन में होना। तो क्या बोल रहा है ये कि एक निश्चित समय पर, एक निश्चित टाइम पर, समय बिंदु मतलब एक निश्चित समय पर जब मुद्रा चलन में होती है, जब मुद्रा चल रही है, तो उसे हम मुद्रा की आपूर्ति बोलते हैं। और इसमें कौन सी मुद्रा को शामिल कर रहे हैं? इसमें उस मुद्रा को शामिल कर रहे हैं जो जनता के पास होती है ना? मतलब लोगों के पास जो पैसा है, वही तो कुल मुद्रा की आपूर्ति है। अब यहाँ पर जो इन्होंने बोला है जनता, तो यहाँ मैं लिख रहा हूं, यहाँ नोट डाल के लिखेंगे अपन। नोट क्या? यहाँ जनता से आशय, यहाँ जनता का मतलब क्या है? जनता से आशय
अर्थव्यवस्था में शामिल, अर्थव्यवस्था में शामिल लोग या व्यापारी या व्यापारिक संस्थाएं बोल लो, लोग, व्यापारिक संस्थाएं, स्थानीय सरकारें एवं राज्य सरकारें सम्मिलित है या आदि आते हैं, आदि आते हैं। तो यहाँ जनता का मतलब क्या है? जनता में किसको कवर किया? जो हम बोल रहे हैं ना, जनता के पास जो पैसा है, तो जनता मतलब क्या? यहाँ जनता मतलब अर्थव्यवस्था में जो लोग, मैं और आप, व्यापारिक संस्थाएं मतलब जो फर्में हुई, जो कंपनियां हुई, जो बिजनेस कर रहे हैं वो, उसके बाद स्थानीय सरकारें, स्थानीय सरकारें मतलब जैसे हमारी ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, उन्हें बोला जाता है स्थानीय सरकारें। राज्य सरकारें मतलब जिनमें मुख्यमंत्री होता है, जैसे मध्य प्रदेश की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, दिल्ली की सरकार, ये सब क्या है? राज्य की सरकारें। और स्थानीय सरकारें मतलब एक शहर में होता है ना, जैसे कि क्या होता है अपने यहाँ का नगर निगम, नगर पंचायत होती, सॉरी ग्राम पंचायत होती, नगर पालिका होती, उन्हें स्थानीय सरकारें बोला जाता है। और लोग, हम जैसे आप जैसे इंसान, व्यापारिक संस्थाएं मतलब ऐसी संस्थाएं या फर्म जो बिजनेस कर रहे हैं, इसमें कंपनियां आती हैं, पार्टनरशिप फर्म आते हैं, और कोई भी संस्था जो व्यापार का काम कर रही है वो इसमें कवर होती है। तो इन सब के पास जो पैसा है उसको कहा जाता है मुद्रा की आपूर्ति। अब यहाँ पर एक और नोट, मुद्रा की आपूर्ति में, मुद्रा की आपूर्ति में केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंकें एवं केंद्र सरकार को शामिल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। तभी तो आप देखो ना कि हमने यहाँ जनता में किसको लिया? लोग लिया, संस्थाएं ली, स्थानीय सरकार और राज्य सरकारें ली। हमने एक भी बैंक की बात नहीं की, हमने केंद्र सरकार की बात नहीं की, हमने ना तो केंद्रीय बैंक की बात की, न व्यापारिक बैंक की बात की, न केंद्र सरकार की बात की। मतलब अगर इन लोगों के पास कोई पैसा है तो उस पैसे को, उस मुद्रा को मुद्रा की आपूर्ति में शामिल नहीं किया जाता। केवल ये जो लोग हैं इनके पास जो पैसा है उसी को मुद्रा की आपूर्ति में शामिल कर रहे हैं। बाकी के जो बचे, केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्यापारिक बैंक के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के बाकी की कोई भी बैंक, और केंद्र सरकार जिसको प्रधानमंत्री होता है, को शामिल नहीं किया जाता। सर क्यों शामिल नहीं किया जाता? क्योंकि ये तो स्वयं मुद्रा का सृजन, सृजन मतलब निर्माण, निर्माण करने वाली एजेंसी होती हैं। तो जो खुद मुद्रा बना रही है, खुद पैसे बना रही हैं, उनको शामिल क्यों करें? शामिल हमको उनको करना है जिनके पास पैसा है, जो पैसा चला रहे हैं, ना कि जो पैसा बना रहे। पैसा बनाने वाले कौन है? केंद्रीय बैंक नोट छापती है,
व्यापारिक बैंकें हमने पढ़ा है मुद्रा या साख मुद्रा का सृजन करती है, कैसे करती है उसके लिए पूरी एक क्लास दी थी हमने। मतलब व्यापारिक बैंकें भी नोट नहीं छापती, पर फिर भी मुद्रा का निर्माण तो वो कर ही सकती है अपने तरीके से। और केंद्र सरकार, अगर आपको पता हो तो 1 रुपए का नोट और जितने भी सिक्के होते हैं वो केंद्र सरकार बनाती है। ये हमने पढ़ चुके हैं, जब हमने केंद्रीय बैंक पढ़ा था तब हमने आपको बताया था कि केंद्रीय बैंक केवल नोट निर्गमन का काम करती है, वो भी 2 रुपए से लेके जितने भी बड़े नोट है 2000 तक के, वो कौन छापता है? केंद्रीय बैंक। लेकिन 1 रुपए का नोट बन गया, वो केंद्रीय बैंक नहीं छापती, केंद्र सरकार छापती है। दूसरा, जो 1 के, 2 के सिक्के, 5 के, 10 के जो भी सिक्के होते हैं वो भी केंद्र सरकार छापती है। तो ये जो काम, ये जो खुद केंद्रीय बैंक और केंद्र सरकार खुद नोट बना रही है, तो फिर तुम्हारी मुद्रा को हम शामिल नहीं कर रहे। और व्यापारिक बैंकें भी मुद्रा का, साख मुद्रा का सृजन करती हैं, इसलिए तुम्हारी मुद्रा को भी हमने मुद्रा की आपूर्ति में शामिल नहीं किया। तो तुमको छोड़ के अब जो भी बचे, उनके पास जो पैसा है, वो जो पैसा एक दूसरे के साथ लेन देन कर रहे हैं, उसी को हम मुद्रा की आपूर्ति में शामिल करते हैं। तो ये जो दोनों नोट है, ये आपको मुद्रा की आपूर्ति में लिख के आना है। मतलब मैं ये जो नोट लिखता हूँ ये केवल आपको दिखाने के लिए नहीं लिखता हूँ। अगर आपको आया मुद्रा की आपूर्ति क्या है तो आप ये तो बताएंगे ही, साथ में ये दोनों नोट अलग से हाईलाइट करके भी बताएंगे, ताकि उनको लगे अच्छा यहाँ जनता का ये मतलब है, अच्छा मुद्रा की आपूर्ति में इनको शामिल नहीं किया जाता। ये है पूरी कहानी। चलो, तो अभी तो हमने देखा मुद्रा की आपूर्ति, अब हम देखने वाले हैं मुद्रा की आपूर्ति की धारणाएं। धारणाएं का मतलब क्या होगा? धारणाएं का मतलब होता है सोच। तो मुद्रा की आपूर्ति की सोच या कॉन्सेप्ट दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मुद्रा की स्टॉक धारणा, और दूसरा होता है मुद्रा की आपूर्ति की प्रवाह धारणा। मतलब ये दो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है? तो जब भी बात होगी मुद्रा की स्टॉक धारणा की, तो इसका मतलब होता है कि, मतलब बता रहा हूं मैं, जब मुद्रा की आपूर्ति का अध्ययन किसी निश्चित समय बिंदु पर किया जाता है, तो इसे मुद्रा की स्टॉक धारणा कहते हैं। सर मतलब रुक जाओ भाई, इसको और बता दो फिर बताऊंगा। मुद्रा की प्रवाह धारणा, यहां पर हम लिखेंगे जब मुद्रा की आपूर्ति का अध्ययन किसी निश्चित समय अवधि के लिए किया जाता है, तो इसे मुद्रा की प्रवाह धारणा कहते हैं। प्रवाह धारणा कहते हैं। अब दोनों में आप देखो, सारी चीजें एक ही है। यहाँ पर भी मुद्रा की आपूर्ति का अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ पर भी मुद्रा की आपूर्ति का अध्ययन कर रहे हैं।
फर्क इतना है कि किसी निश्चित समय बिंदु की बात कर रहे हैं यहाँ, और यहाँ पर किसी निश्चित समय अवधि की बात कर रहे हैं। अब समय बिंदु और समय अवधि क्या होता है वो समझो। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं बात करता हूँ कि 31 मार्च को हमारे देश में कुल कितनी मुद्रा थी, कुल कितना पैसा था, तो इसे बोलेंगे मुद्रा की स्टॉक धारणा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, 31 मार्च एक निश्चित समय बिंदु। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक हमारे देश में कुल कितना पैसा रहा, मुद्रा की कितनी आपूर्ति रही, तो इसे बोलेंगे मुद्रा की प्रवाह धारणा। क्योंकि मैं एक अवधि की बात कर रहा हूं भाई, मैंने अवधि बोली 1 मार्च से 31 मार्च, पूरे एक महीने की अवधि, तो समय अवधि प्रवाह धारणा। समय बिंदु मतलब 31 मार्च के दिन, केवल उस दिन की बात करो साहब, 29 मार्च को क्या था नहीं पता, सॉरी 30 मार्च को क्या था नहीं पता, 1 अप्रैल को क्या है नहीं पता, 31 मार्च को इतनी मुद्रा थी, तो 31 मार्च एक निश्चित समय बिंदु हो गया, स्टॉक धारणा। 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक जितनी मुद्रा थी, समय अवधि हो गया, प्रवाह धारणा। तो यहाँ पर हम उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, इसके उदाहरण में बोल सकते हैं 31 मार्च को देश में कुल मुद्रा आपूर्ति का अध्ययन करना, कि इस तारीख को देश में कितनी मुद्रा थी। और प्रवाह धारणा में क्या बोलूंगा, इसमें मैं उदाहरण दूंगा क्या, कि 1 मार्च से 31 मार्च की समय अवधि की समय अवधि या अवधि में देश में कुल मुद्रा आपूर्ति का अध्ययन करना। तो जहां पर एक कोई विशेष दिन की बात हो, एक किसी दिन की बात हो, स्टॉक धारणा, एक से ज्यादा दिन हो जाए, प्रवाह धारणा। जरूरी नहीं है 1 मार्च से 31 मार्च, अगर एक सप्ताह के लिए भी आप देश में मुद्रा की आपूर्ति का अध्ययन कर रहे हो, तो एक सप्ताह बोल रहे हो, यानी एक दिन से ज्यादा हो गए, 7 दिनों की अवधि हो गई, इसलिए वो काय में कवर हो जाएगा, प्रवाह धारणा में। और अगर मैं कोई भी एक दिन उठा लूं कि 1 जनवरी को देश में कुल कितना पैसा चलन में था, लोगों के पास कितना पैसा था, तो उसे हम क्या बोल देंगे, स्टॉक धारणा, क्योंकि मैं एक समय बिंदु की बात कर रहा हूँ। तो एक विशेष दिन, कोई भी एक दिन उठा लो, उस दिन की बात करो, स्टॉक धारणा। एक दिन से ज्यादा आपने जो भी लिए, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 4 महीना, 1 साल, सब कुछ काय में कवर हो जाएगा, प्रवाह धारणा। तो ये बात तो हमको समझ आई कि मुद्रा की आपूर्ति यानी देश में एक समय बिंदु पर कितनी मुद्रा चलन में होती है, और इसमें हम शामिल करते हैं जनता के पास जो पैसा है। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पर भी एक बात हुई है, मुद्रा की आपूर्ति से आशय उसको मुद्रा से होता है जो एक समय बिंदु पर चलन में हो। उस समय बिंदु पर चलन में हो मतलब मुद्रा की कौन सी धारणा, स्टॉक धारणा। तो मुद्रा की आपूर्ति जो हम मीनिंग लिखे हैं, उसमें कौन सी वाली हमने धारणा को कवर किया है, कौन सी वाली सोच को, कौन से वाले कॉन्सेप्ट को कवर किया है, स्टॉक धारणा को कवर किया, क्योंकि वो भी समय बिंदु की बात करता है, ये भी समय बिंदु की बात करता है। तो हमने ये जाना कि मुद्रा की आपूर्ति जो हम पढ़ते हैं उसमें हम स्टॉक धारणा वाली सोच को पढ़ते हैं, जो हमको बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर दिन पर, इतनी दिन को, इस तारीख को देश में कितना पैसा घूम रहा था, चल रहा था। या फिर हम बोल सकते हैं कि लोगों के पास कितना पैसा आया। लोग क्या है वो हमने जान लिया, कौन कवर नहीं होते वो भी हमने जान लिया। पर सवाल ये आता है, साहब पता कैसे चलेगा कि लोगों के पास 31 मार्च को कितना पैसा है?
यही तो क्वेश्चन है ना कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि देश में एक निश्चित बिंदु पर 31 मार्च को कितना पैसा अर्थव्यवस्था में घूम रहा है, कितना पैसा लोगों के पास है, मतलब मुद्रा की आपूर्ति कितनी है, ये हमको पता कैसे चलेगा, हम कैसे मापे कि देश में एक निश्चित तिथि को कितनी मुद्रा चलन में थी, लोगों के पास कितना पैसा था, ये हम कैसे पता करें? तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा की आपूर्ति की माप या स्टॉक की माप कि जिस देश में अर्थव्यवस्था में जितना भी मुद्रा की आपूर्ति है, जितना भी मुद्रा का स्टॉक है, वो हम कैलकुलेट कैसे करें? हम कैसे जानें कि हमारे अर्थव्यवस्था में कितना पैसा घूम रहा है या लोगों के पास कितना है? ये चीज़ हम देखने वाले हैं कल, मतलब हमारे टॉपिक का कल नाम होगा मुद्रा की आपूर्ति की माप या मुद्रा की स्टॉक की माप। और उसका मतलब क्या हुआ कि हमको देखना है लोगों के पास कितना पैसा है, तो हम कैलकुलेट कैसे करें? कैलकुलेट करने का वो तरीका बताएँगे। सरकार को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास कितना पैसा है, मैं जेब में कितना रख के बैठा हूँ, ये सरकार को कैसे पता चलेगा? कैसे गिनेगी वो? क्योंकि मेरा पैसा तो मेरे पास भी है, मेरा पैसा तो बैंक में भी जमा है, मैंने तो लोगों को लोन भी दे के रखा है, तो किस कैसे पता सरकार को कि कितना पैसा है इसके पास? वो सब हम समझेंगे कल की क्लास में। ठीक है भाई? तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।